जय संविधान। हमने रखे तो भंते जी, हम क्षमा चाहते हैं, हम आपको भी ज़्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन भंते जी का एक केडर कैंप जो है आज हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सिद्धार्थ नगर में। पूरन इंटरनेशनल स्कूल है, अगर कोई साथी आना चाहता है 5:30 बजे केडर कैंप शुरू होगा। पूरन इंटरनेशनल स्कूल है सिद्धार्थ नगर में, वहाँ पे आप आ सकते हैं। साथियों, समय तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम आपका 10-15 मिनट ही और लेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर राहुल जस्सी जी, डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर राजेंद्र थिंद जी, उनके अलावा श्री मदन बदन जी यूएसए से, कौल साहब जी जंडू सिंह वाले, वो भी यूएसए से इस प्रोग्राम में पहुंचे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। श्री सोन लाल जी बुलबरहेम्पटन से आए हुए हैं। डॉक्टर कमलजीत सरोया जी भी इस प्रोग्राम में आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं माननीय नरेश खोखर जी, हरियाणा से विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। नरेश खोखर जी जो कि नॉर्थ जोन के ऑल इंडिया समता सैनिक दल के सेक्रेटरी हैं नॉर्थ जोन के, उन्होंने समता सैनिक दल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हुए हैं। यूपी में भी उनके प्रयासों से ऑल इंडिया समता सैनिक दल की ब्रांचेस खुली है। हरियाणा में तो उनके है ही है, वो काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। हरियाणा में ऑल इंडिया का अधिवेशन भी हो चुका है समता सैनिक दल का। इसके अलावा J&K में भी उनका मार्गदर्शन में वहाँ पर भी यूनिट अभी स्थापित होने जा रहा है। डॉक्टर थिन जी एक सवाल भंते जी से पूछना चाहते हैं। करना चाहिए, भिक्षु नहीं। विषय से संबंधित अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। विषय से अलग कोई सवाल ना हो तो फिर हम आगे बढ़ें। अगर किसी का सवाल हो तो विषय से संबंधित प्लीज। हाँ जी। में कोई अलग शाखाएं नहीं थी, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद दूसरी धम्म संगीति हो गई, और दूसरी धम्म संगीति में 2 पार्ट हो गए। जो सांस्कृतिक भाषिक थे वो उन्होंने अलग अपना पक्ष रखा, और जो पाली भाषिक थे उन्होंने अपना अलग पक्ष रखा, तो उसमें डिवाइडेशन हो गया। जो पाली भाषिक थे उनको हीनयान कहा गया, और जो संस्कृत भाषिक थे जो ज़्यादातर ब्राह्मण थे तो वो उन्होंने महायान किया गया, तो बाइफिकेशन हो गया। उसके बाद में सम्राट अशोक ने तीसरी धम्म संगीति की। तो इस धम्म संगीति में जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा, तो उस समय 18 शाखाएं निर्माण हुई थी बुद्ध धर्म में। तो उसमें भी विविधता आ गई, 18 शाखाएं यानी अलग अलग हो गई। तो फिर सम्राट अशोक ने वो धम्म संगीति इसलिए ली कि एक रूपता होना चाहिए, तो उन्होंने एक करने की कोशिश की, तो एक हो गए थे। उसमें उन्होंने फिर महावत्व करके ग्रंथ लिख करके उन्होंने एक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अंत में सम्राट अशोक के बाद में भी बुद्ध धर्म की 25 शाखाएं निर्माण की गई, और वो ज़्यादातर शाखाएं जो महायान पंथ निर्माण हुआ, जो गलत मुझे यानी संस्कृत भाषिकों का, उनमें ज़्यादा शाखा निर्माण करके वो जब डिवाइडेशन हो गया बुद्ध धर्म, तो उससे ज़्यादा बुद्ध धर्म की हानि हो गई। जिस समय एक था बुद्ध धर्म तो कोई ये नहीं था, निसर्ग के आधार पर था, सत्य के आधार पर था, कोई कर्मकांड नहीं थे। पहली बुद्ध की मूर्ति तो कनिष्क के काल में पहले शतक में हुई, तब तो बुद्ध की मूर्ति भी नहीं बनी थी। तो पूरा ज्ञान पे आधारित था। जिस दिन फिर उनका ज्ञान का आधार छोड़ करके कर्मकांड और पूजा अर्चा के प्लेटफॉर्म पे चले गया बुद्ध धर्म, तब विविध शाखाएं निर्माण हुई। तो बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा था बुद्ध धम्मा ग्रंथ, वो सबका निचोड़ है। बाबा साहब कहते कि मैं हिंदू धर्म यानी ना हीनयान मानता हूँ ना महायान मानता हूँ, मैं अलग निचोड़ निकाल करके। बाबा साहब ने इस ग्रंथ को लिखते समय चरित्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बुद्ध का चरित्र ऐसा लिखा गया, जैसे आप धम्मपद की कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें स्वर्ग से पुष्प अर्प ये हुए तो माता को मिलने स्वर्ग गए, तो स्वर्ग नरक ऐसे कई जुड़ी हुई है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जो बुद्ध के तत्व है, प्रिंसिपल्स है, उसके ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो धम्म है। तो बाबा साहब का जो ग्रंथ है वो ज़्यादातर तत्वज्ञान पर आधारित है। वो हीनयान महान में बांटा नहीं जाएगा, वो सब एक करके बाबा साहब ने लिखा है, और उसको भी 5 साल 1 महीना 10 दिन लगाए उन्होंने। भंते जी, एक क्वेश्चन आपके साथ है।
आज वायलेंस का ज़माना आ रहा है, वायलेंस बहुत बढ़ रही है और हो सकता है कि वो पुरानी जो हिस्ट्री है आज दोहराई जाए। मैं भंतों जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ जहाँ आपके बुद्ध विहार हैं, जहाँ जहाँ सेमिनरी है, जैसे पंजाब में भी बुद्ध विहार है, तक्षशिला में बड़ा बुद्ध विहार है, वहाँ सिर्फ भिक्षु ही रहते हैं। आप उनको डिफेंड कैसे करेंगे? वायलेंस से करेंगे या नॉन वायलेंस से करेंगे या पाठ से करेंगे या पूजा से करेंगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि भिक्षुओं का काम है लोगों को तैयार करना और समय आया तो आगे भी रहना, क्योंकि भिक्षु ने जो चिवर लिया है वो चिवर लिया और अपना घर बार छोड़ा। जब हम जिस दिन चिवर लेते हैं आंख पे तो हमारा कोई भाई बहन नहीं था, कोई अपना रिश्तेदार नहीं होता। जब हमने चिवर लिए तो ये चिवर हम समझते हैं कि ये मृत्यु का चिवर है, यानी हमारा मरण हुआ, अभी नया जन्म यानी भिक्षु के रूप में हुआ, पुराना हमारा मृत्यु हो गया। तो जो समाज है वही हमारा है, भाई बहन माता पिता जो भी समझो, हमारे मूल जो पहले के थे वो कोई कुछ नहीं। अभी आप लोग हैं, आप ही लोग सब हमारे जो रिश्तेदार था। आपके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ये चाहते थे, आपके लिए भी भिक्षु लोगों ने जन जागृति करना चाहिए, एक आपको सुरक्षित रखने का वातावरण निर्माण करना चाहिए। तो सुरक्षित रखने के लिए दो बातें होती है सुरक्षा करने के लिए। एक बात होती है कि शत्रु से संघर्ष करो, दूसरी बात होती है जो अपने लोगों को इकट्ठा करो। जब हम बहुमत में आ जाएंगे तो शत्रु अपने आप अल्पमत में आएगा, लेकिन अब शत्रु बहुमत में है, हम अब अल्पमत में हैं, तो शत्रु हमारे पे वार करने की कोशिश करेगा। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम बहुमत में कैसे आए, अल्पमत से बहुमत में कैसे जाए, सबको इकट्ठा कैसे करें, भाईचारा कैसे निर्माण करें। ये है, ये कोई युद्ध करने का मसला नहीं है कि हाथ में तलवार लो फिर बंदूक गोली चलाओ, ये बुद्ध धर्म में ऐसी बात नहीं, ये बहुमत की बात है। हम बहुमत अगर अपना निर्माण करते हैं तो शत्रु अपने आप कमजोर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ नरेश खोखर जी को निवेदन करूंगा कि भी प्लीज़ वो मंच पे आए, अपना अध्यक्ष भाषण लेकर आए। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, कार्यक्रम में उपस्थित भंते जी को नमन करते हुए और मंचासीन और जितने भी वक्तागण आए हैं और श्रोतागण सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जैसा कि वीरेंद्र जी ने बहुत ज़्यादा बताया, लेकिन मैं नमन करना चाहता हूं आदरणीय LR बाली जी को, जिनके मार्गदर्शन से मैं वीरेंद्र जी जब हरियाणा के अंदर गए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का दौरा किया, तो वीरेंद्र जी मेरे घर पे आए थे और उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल भी कोई दल है। तो वीरेंद्र जी ने मेरे को बताया कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल बाबा साहब का बनाया हुआ एक संगठन है। और जब पूरे रात हम घर पर बैठे तो मेरा यानी कि बाली साहब से मिलने का एक ये हुआ कि मैं बहुत जल्द बाली साहब से मिलूं और भी ज़्यादा जानूं कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल है क्या, और अम्बेडकरी मूवमेंट को और ज़्यादा गहराई में जाऊं। इसमें वीरेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। वीरेंद्र जी मेरे बारे में बताते हैं कि उत्तरी जोन के सचिव हैं। ये एक जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल है उसकी जो संविधान है उसके अंदर है कि हर बार कोई ना कोई पदाधिकारी यानी चेंज होना ही होना है, कोई स्थायी नहीं है वो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो महासचिव हो, चाहे उत्तरी जोन सचिव हो। तो वीरेंद्र जी उत्तरी जोन सचिव रहे हैं और आज मेरे को अगर उत्तरी जोन सचिव बनाया गया है तो ये एक प्रतिक्रिया, उसका संविधान है ऑल इंडिया समता सैनिक दल का। और उत्तर प्रदेश के अंदर, जम्मू के अंदर वीरेंद्र जी मेरे साथ में रहे और इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक बार इनके नाम से तालियां, क्योंकि इतने बढ़िया सेमिनार का आयोजन किया और यानी कि बहुत बड़ा योगदान है। हम हर बार साथ चलते हैं और सभी के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से ऑल इंडिया समता सैनिक दल को आज हरियाणा के अंदर अगर ऑल इंडिया समता सैनिक दल है तो उसमें मान्यवर LR बाली जी और वीरेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो ऑल इंडिया समता सैनिक दल पहुंच ही नहीं पाता। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वीरेंद्र जी गए, वहां पर दौरा किया, वहां पे कुछ साथियों से मिले और उनसे आगे संपर्क बनाए रखा और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऑल इंडिया समता सैनिक दल है। तो जैसा बुद्ध कोई, अगर हम बात करें आकृति का नाम नहीं है,
बुद्ध कोई इंसान का नाम नहीं है, बुद्ध ज्ञान को कहते हैं रियल में। क्योंकि अपने आप में बाबा साहब भी बुद्ध थे, सिद्धार्थ गौतम जी ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो बुद्ध बने, गुरु रविदास जी भी अपने आप में बुद्ध थे, गुरु कबीर जी भी, जितने भी महापुरुष आए जिन्होंने भी हमें ज्ञान का मार्ग दिया वो सभी बुद्ध। तभी बाबा साहब के नाम के आगे बोधिसत्व लिखा जाता है। एक रूसो हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं फ्रांस से, उनका जन्म तो जिनेवा में हुआ था, लेकिन उन्होंने यानी कि फ्रांस के अंदर एक क्रांति की बहुत बड़ी। और रूसो ने क्या कहा था, वहां पर जो लोग थे ना, वहां पर भी भेदभाव होता था, बहुत ज्यादा ऊंच नीच का भेदभाव था। जो मजदूर वर्ग थे उनको अलग, कोई वोट तक का अधिकार नहीं था। तो रूसो ने कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, आप जाओ और अपने समाज के अंदर, चाहे आप नाई की दुकान में बैठे हैं, चाहे आप किसी धोबी की दुकान में बैठे हैं, चाहे आप सब्जी की दुकान में बैठे हैं, आप बोल बोल कर पढ़ें। अखबार पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना, वो भी बोल बोल कर पढ़ें, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, जो ना पढ़ सकने वाले लोग हैं, वो सुने और उनके अंदर एक क्रांति आए। तो लोगों ने उसके ऊपर काम किया और बहुत बड़ा एक नरसंहार भी हुआ फ्रांस के अंदर। लेकिन उन लोगों ने उस टाइम पे वोट का अधिकार लिया उस क्रांति से। वो रूसों ने वहां पर एक लोगों को जगाने का काम किया। लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, बिना किसी नरसंहार के सीधा ही हमें वोट का अधिकार दे दिया। लेकिन अब अगर हमने इस चीज को बचाना है, जैसे आदरणीय भंते जी ने कहा कि समता सैनिक दल बहुत जरूरी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि एक सैनिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन होता है वो बहुत जरूरी है। देखिए, हम जैसे राजनीतिक पार्टी वाले कहते हैं हमने राज लेना है, बस राज की लड़ाई लड़ो, और जब हम सामाजिक में आते हैं वो कहते हैं सामाजिक क्रांति करो, राजनीति का नाम मत लो। तो दोनों ही ये पैरेलल चलते हैं। कभी भी इनको हम अगर सोचें कि सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति को हम अलग अलग माने तो गलत है। और उनको अगर हमने राज ले भी लिया, अगर आज आरएसएस है, बीजेपी है, अगर हमने राज ले भी लिया, क्या हम कायम रख पाएंगे? उसके लिए यानी कि अगर वो इतना कर रहे हैं, इतना कुछ आपने देखा होगा, अभी हाल ही में चंडीगढ़ में भी हुआ, ऐसा हुआ, तो राज कैसे मिल जाएगा? और अगर राज मिल भी गया तो सफाई कैसे रहेगा? हमारे अंदर हमारे को वो वैसे ही मार डालेंगे हमारे लोगों को। तो हमने उसके लिए समता सैनिक दल को तैयार करना होगा हर घर से। जैसा बाबा साहब ने कहा था कि मैं समता सैनिक दल की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस करता हूं, और समता सैनिक दल से हर घर से एक सैनिक होना बहुत जरूरी है, जो अपनी रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, अपने समाज की रक्षा करे, अपने गांव की रक्षा करे। तो समता सैनिक दल बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बाबा साहब कहते हैं। तो इसी के साथ में जैसा कि अभी बताया कि हम अपने गुरुओं को, महापुरुषों को भी अलग अलग मान लेते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है बहुत जगह। जैसे गुरु रविदास जी का प्रोग्राम हो रहा था, तो एक साथी है हमारे चांदीराम जी, वो स्टॉल लगाए हुए थे, वहां पे बुद्ध की मूर्तियां रखे, यानी कि पोस्टर रखे हुए थे, बुद्ध का लिटरेचर रखा हुआ था। उन्होंने कहा जी ये मत रखो, यहाँ पे गुरु रविदास जी का हो तो रखो। उनसे बहस करने लग गए, बताओ, हरियाणा में, कि ये बुद्ध जो आए हैं ना, ये गुरु रविदास जी को खत्म करने के लिए आए। बताओ, ऐसे ऐसे विचार लेके आए हुए। तो उस मानसिकता को खत्म करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, साथी ने बताया कि गुरु रविदास जी की जो वाणी है वही सेम बाबा साहब ने, और वही बुद्ध का मार्ग है। जैसे बुद्ध का जो 5वां सील है, भी मैं कभी भी कच्ची व पक्की शराब का सेवन नहीं करूंगा, तो यही गुरु रविदास जी बोलते हैं, रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े से उतराए ज्ञान मारस। यानी कि सभी के सभी जितने भी विचार हैं ये एक दूसरे से मेल खाते हैं। गुलामी के ऊपर है, जैसा साथी ने बोला। तो हमने कहीं ना कहीं हमने समझना होगा कि हमने ज्ञान को देखना है। कोई भी ये नहीं है, अभी जैसे दिल्ली के अंदर हुआ था, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा, वहां पे बाबा साहब का पोस्टर तक नहीं लगाया लोगों ने, हमारे ही भाई थे वो। कितनी बड़ी सोच। बोले जी, बोले यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हम एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे और नहीं, बाबा साहब का पोस्टर तक नहीं लगाया उन लोगों ने। तो हम कहाँ कहाँ बटे हुए हैं। जैसा कि विनोद जी ने बताया ना कि जो हमारे जो विरोधी हैं, जो आरएसएस है, उनको तो जरूरत ही नहीं है, हमारे अंदर आपस में फूट डली हुई है। तो उनको क्या जरूरत है भाई आगे काम करने? वो अपना काम कर रहे हैं। अभी जैसे आया हुआ था ना न्यूज़पेपर के अंदर कि अभी जो बजट आया है उसके अंदर यानी कोई भी लुभावने वादे नहीं है, या कुछ भी नहीं किया सरकार ने। तो क्यों करेगी वो? क्योंकि हम पहले ही टूटे हुए हैं, हम डिमांड कर ही नहीं सकते, हम बटे हुए हैं।
आज किसान आंदोलन चल रहा है, हम बैठे हैं, कल को हमारा कोई आंदोलन होगा वो बैठ जाएंगे। कभी कल कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, आज कर्मचारियों का भी आंदोलन है हरियाणा के अंदर, तो दूसरे जो लोग हैं बोले ये तो तनख्वाह बढ़ाने के चक्करों में है। यानी कि हमने सभी को एक होकर लड़ना होगा, तभी हम कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे कभी। तो जैसा कि बाबा साहब का एक विचार है कि आपके उद्धार के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद करना होगा। तो हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, कोई और लड़ने के लिए नहीं आएगा। और जैसे एक बुद्ध को अवतार बना दिया गया है, आपने देखा भी होगा अभी 22 जनवरी को कैसा षड्यंत्र रचा गया और राम की फोटो के पीछे ही बुद्ध की फोटो लगा दी गई कि बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं। लेकिन बुद्ध कोई अवतार नहीं है, बुद्ध तो बनना पड़ता है। बाबा साहब बुद्ध बने, गुरु रविदास जी बुद्ध बने, जितने भी महापुरुष है वो बुद्ध बने। हमने इसका प्रचार और प्रसार करना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं उसके अंदर एक ये भी है कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, मैं इसको कदापि नहीं मानूंगा। तो हमने इसका कितना कितना वो किया। अगर हम एक होते, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो आज के टाइम पे जो 22 जनवरी को हुआ है ना, जो राम मंदिर बनाया बन नहीं पाता, सच्चाई है ये। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, जो इनका डिपार्टमेंट है, जो पुरातत्व विभाग है, उसको सिर्फ एक रिपोर्ट पेश करनी थी कि क्या बाबरी मस्जिद से पहले भी कोई यहां पर कुछ था या नहीं था, ऐसा सिर्फ यही रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट उन्होंने क्या किया, जो सर्वे था उनका, उसमें देखा कि जी था यहां पे कुछ ना कुछ। और जिस टाइम पे वो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि कुछ ना कुछ था, तो बाबरी मस्जिद नहीं थी, इससे पहले कुछ ना कुछ था, उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए सीधा सीधा परमिशन दे दी। लेकिन अगर जब खुदाई हुई तो क्या निकला वहां पर, बुद्ध। हमारे वाले कहां बैठे थे फिर, हमने क्यों नहीं आवाज उठाई। कोई एक दो संस्थाएं थी जिन्होंने आवाज उठाई कि जितने भी बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं इसके ऊपर भी सर्वे होना चाहिए। फिर तो कल को इसके ऊपर भी एक केस डल सकता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जब खुदाई के अंदर बुद्ध निकल रहे हैं, आपका राम का कोई इतिहास ढूंढो, चाहे और गहराई में जाओ, हमें क्या मतलब है, लेकिन ढूंढ के तो लेके आओ, अब खुदाई करने लगे तो। लेकिन हम एक ही नहीं है, तो उनको डर ही नहीं है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है और आप सभी बैठे हैं, फिर कभी इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये इसी का एक पार्ट है, तथागत बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा अगर हम एक नहीं हुए तो। सीधी सी बात है, हमारा सारा का सारा इतिहास तो खत्म कर दिया और खत्म कर भी रहे हैं। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर जो नवचेतना पब्लिकेशन की पूरी टीम है उनको एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ एक छोटा सा सम्मान है, सो मैं निवेदन करूंगा रामलाल दास जी को, कोई प्लीज वो मंच पे आने की कृपालता करें। रामलाल दास जी, ये सम्मान किस लिए मैं बताना चाहता हूँ। उपासक रामलाल दास जी और उनकी पत्नी उपासिका छिंदो रानी जी, जलंधर पंजाब, आप जी द्वारा ऑल इंडिया समता सैनिक रजिस्टर के ट्रेनिंग सेंटर समता भवन समता भूमि चिचोली जिला नागपुर महाराष्ट्र की लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें रखने वाली लगभग 13,500 रुपये की लागत की 2 अलमारियां और उनके अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस का पूरा कंप्लीट सेट, इसी प्रकार से दिल्ली जो गवर्नमेंट है अम्बेडकर फाउंडेशन उसका हिंदी और इंग्लिश सेट ये उन्होंने भेंट किया है। सो उनका जो है प्रशंसा पत्र ऑल इंडिया समता सैनिक दल की तरफ से उनको दिया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने आज का जो कार्यक्रम है उसके लिए जो चाय का प्रबंध है सारा रामलाल दास जी की तरफ से है। तो हम नवचेतना पब्लिकेशन की तरफ से भी उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करते हैं। सो जोरदार ताड़ियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है रामलाल दास जी का। मुझे किसी किए गए अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है, उसका धन्यवाद करता हूँ। बौद्ध धर्म के अग्रदूत बंते जी मंच पर विशिष्ट अतिथिगण एवं श्रोतागण, ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। सम्मानित होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था अपनी कमाई का
माह हिस्सा अर्थात 5% ईमानदारी से सोशल काम पर अपनी कौम के भलाई के लिए कीजिए। तो मेरा ये तुच्छ सा ऐसा कार्य है। डीएवी कॉलेज में 1917 में 2017 में 101 किताबें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, बाबा साहब की राइटिंग स्पीचेस एंड अदर बुक्स अलमारी के साथ डोनेट की थी। मैंने वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। वो साल था कि डीएवी कॉलेज को पैदा हुआ ही है, वो अपना 1 सेंचुरी मना रहे थे, 100वां साल था। उसके बाद चिंचोली में लगभग 100 या 80-85 बुक्स इतनी विद 2 एल्मीरास वो की। अभी यहाँ बूटा मंडी में बाबा साहब के नाम पर जो कॉलेज स्थापित हुआ उसमें 191 बुक्स विद अलमीरा वो डोनेट किए हैं। अब मेरे 2 टारगेट और हैं। इसके अलावा हो सकता है कि ये हॉल, ये जो इंस्टीट्यूट है, शायद यही हो इस साल देश भगत यादगार हॉल। यहाँ मैं कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। इनकी बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। ये तो हुआ एक अच्छा काम है जो मेरे नीचे उतरने के बाद बहुत लोग बाहर भी कहेंगे कि अच्छा काम। मैंने कहा कहना चाहता हूँ ये काम आप भी कर सकते हैं अपनी कमाई में से। अगर एक बुक भी किसी इंस्टीट्यूट को बाबा साहब के जीवन के बारे में, हम सभी लोग जितने 150 बैठे हैं तो 150 किताब कम से कम 1 साल में तो हम दे ही सकते हैं। तो कितनी हो जाएंगी, इस बात पर आप गौर कीजिए। मेरे इस कार्य के लिए तालियां भी मत बजाइए, मुझे ये मानने होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अपने रामलाल दास जी। सो मैं बताना चाहता हूँ, असल में काफ़ी लंबे समय से तकरीबन कॉलेज की मूवमेंट से ही वो अंबेडकर मिशन में एक्टिव है। सिद्धार्थ नगर में जो बुद्ध विहार है उसके ट्रस्टी भी है। सो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट आपके और लेंगे। अभी सन्मान समागम होगा। हरदेव सहाय जी उन्होंने एक मोमेंटो दे के उन्होंने सन्मान किया जा रहा है। उसके नाल 22 प्रतिज्ञावां आ कि बुद्ध एंड धम्मा गुरदयाल बोझ जी उन्होंने प्रिंट करवाया। कुछ साढ़े सीनियर साथी सानू हमेशा सहयोग करते रहते, सज्जन मित्र सानू सहयोग करते रहते। आप उन्होंने सन्मान भी 22 प्रतिज्ञावां नाल करना। सो प्लीज़ तुसीं ज़्यादा नहीं 5 मिनट कोऑपरेट करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन्होंने तो बाद बनते राहुल जी। उन्होंने तो बाद पंते धम्मा सारथी जी, उन्होंने सन्मान होएगा। पंते धम्मा सारथी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर विनोद कुमार जी जो कि अज दे इस मुख बुलारे सी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, उन्होंने भी सन्मान किया जा रहा है। सर प्लीज़। सो अज के जोड़े अध्यक्ष है इस सैमीनार की कर रहे अध्यक्षता नरेश खोखर जी, उन्होंने सन्मान करेंगे। डॉक्टर विनोद कुमार जी सन्मान चिन्ह ते उन्होंने लोई दे के उन्होंने सन्मान किया जा रहा। डॉक्टर विनोद कुमार जी। श्री सोहन लाल गिंडा जी, उन्होंने भी मंच वालों सन्मान किया जा रहा। सर आ जाओ प्लीज। श्री नरेश खोखर जी सन्मान करेंगे। मिसेस चंचल माल और श्री हरजिंदर माल जी का। इस तो अगे मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री हरभजन सुमन जी उन्होंने कि प्लीज़ वो भी मंच से आने की कृपालता करन। मंच वालों उन्होंने 22 प्रतिज्ञावां दे के सन्मानित किया जा रहा। श्री हरभजन सुमन जी प्रधान अंबेडकर सेना, डॉक्टर राहुल जस्सी जी, डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर थिंद जी प्लीज़ मंच से आने की कृपालता करन। उन्होंने तो बाद श्री चरणजीत सिंह जी और MR सलन जी प्लीज़ वो भी मंच से आने की कृपालता करन।
ਪ੍ਰਗਿਆਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੀਰ ਮੰਡ ਜੀ। ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਮੰਡ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬਲਵੀਰ ਮੰਡ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਰਾਮਨਾਥ ਸੁੰਡਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਸੁੰਡਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਆਏ ਆ ਜੇਤੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਥੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਤੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਸੋ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਵੀ ਜਾ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹੂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਭਰੋ ਮਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਨਗਰ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਰਾਮ ਹੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਗੌਤਮ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਗੌਤਮ ਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਗਿਆ ਤੋਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2008 ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਬਲਪੁਰ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਊਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਗਤੀਮਾਨ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਰ ਬੱਦਨ ਜੀ USA ਤੋਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਡਮ ਹੁਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਬੱਦਨ ਜੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਣ ਬਿਲਗਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। BSP ਦੇ ਕਾਫੀ सीनियर आगू रहे हैं प्रगण बिलगा जी। आज के इस प्रोग्राम की जिन्होंने अध्यक्षता की है नरेश खोखर जी, मंच की तरफ से उनको सम्मान चिन्ह और लोई देके सम्मानित किया जा रहा है। नरेश खोखर जी, हाँ जी हाँ जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो मंच से आगे भी आशा करते हैं कि आप इसी साथ ही हमेशा इस अदारे के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि हम बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए सभी मिलजुल कर कार्य करते रहें।
मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के लिए श्री पुरुषोत्तम दादरा जी ने ये जो हॉल है वो बुकिंग करने के लिए हमें विशेष सहयोग दिया। उनकी तरफ से ये हॉल का जो खर्चा है वो उठाया गया, वो भी धन्यवाद के पात्र है। और एक संत प्रदीप दास जी जो कठार से हैं, उन्होंने भी इस लंगर में योगदान दिया। उन्होंने भी लंगर का जो प्रबंध है वो उन्होंने उनकी तरफ से है, सो हम उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। रामलाल दास जी जैसा कि उन्होंने चाय का प्रबंध वगैरह किया, वो भी धन्यवाद के पात्र है। इसके अलावा जहाँ से हमने मोमेंटो वगैरह बनाए, जब उन्होंने साथियों ने देखा कि भाई ये जो लोग हैं ये एक्टिविटी कर रहे हैं, बुद्धिज़्म की कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने जो मोमेंटो थे वो अपनी तरफ से उन्होंने फ्री कर दिए। हमने बहुत कहा, नहीं, कहने लगे नहीं जी ये हमारी तरफ से सहयोग है। हम उनके भी धन्यवादी हैं। देश भगत यादगार कमेटी वो भी हमें सहयोग करती रहती है, उनके भी धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने भी इस प्रोग्राम के लिए सहयोग दिया सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सतविंदर मदारा जी, प्लीज वो निवेदन है कि भी मंच पे आने की कृपालता करें। सतविंदर मदारा जी कर रहे हैं, ये कनाडा छोड़ के आ गए हैं, सो प्रचार प्रसार में एक्टिव है। हम उनका भी तहे दिल से सम्मान करते हैं। और इस प्रोग्राम में जो उपस्थित हुए हैं बनते धम्मा सारथी जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला, बनते राहुल जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, हरदेव सहाय जी, हम उनका भी तहे दिल से सम्मान करते हैं और तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। विशेष तौर पर हरजिंदर माल जी और चंचल माल जी, उनका हम आभार व्यक्त। सोनलाल गिंडा जी जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। हरभजन निमता जी, बहुत जदोजहद उनकी काफ़ी एक्टिविटी रही है इस कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर इंदर जी, जेपी साहब, रजिंदर जस्सल जी, हम सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। सो साथियों, बाहर जो भोजन तैयार है, हम सभी मिलजुल कर भोजन करेंगे। फिर से मैं अनाउंस करता हूं कि शाम को 5:30 बजे बंते जी का केडर कैंप है सिद्धार्थ नगर में, पूरन इंटरनेशनल स्कूल में, तो आप वहां पे आ सकते हैं। बंते जी से हम निवेदन करेंगे, बंते जी आपके विचार जो है बहुत मूल्यवान है, हम आपका आगे समय चाहेंगे कि भी आप हमें लंबा समय दें। डॉक्टर विनोद जी, हम एक बकायदा वेल प्लान करेंगे, एक प्लान करके जहाँ जहाँ भी कुछ जिलों में प्रोग्राम रखेंगे तब हम आपका ज़्यादा समय चाहेंगे। सो इसी के साथ मैं इसकी समाप्ति की घोषणा करता हूँ, विशेष तौर पर जेपी साहब का धन्यवाद करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।